नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका स्वागत। आज की हमारी लघु कथा का नाम है अब भी देर नहीं हुई। डॉक्टर अलका अग्रवाल की लिखी हुई लघु कथा। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना। कविता ने अपना हेलमेट पहना और स्कूटर स्टार्ट करने लगी। उसके पीछे उसकी सासू माँ हाथ में टिफिन लेकर आई और कहने लगी, लंच बॉक्स तो लेकर जा कविता, पूरे दिन भूखी रहेगी क्या? नाश्ता भी नहीं किया है ठीक से। सासू माँ के हाथ से लंच बॉक्स लेते हुए उनकी आत्मीयता से उसका मन भीग गया। वो सोचने लगी, बिल्कुल माँ की तरह ध्यान रखती है मम्मी। ऑफिस पहुंचते ही बॉस ने कविता और नीता दोनों को अपने केबिन में बुलाया। दोनों बॉस के केबिन में पहुंची। बॉस ने गंभीर मुद्रा में कहा, दिल्ली में एक जरूरी मीटिंग है और उसमें तुम दोनों को अगले हफ्ते जाना है। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रोजेक्ट। इसका दारोमदार तुम दोनों पर ही है। जी सर, आप निश्चिंत रहे, हम दोनों सब संभाल लेंगी, कहकर दोनों बाहर निकल आए। लेकिन कविता ने देखा कि नीता बहुत ज्यादा चिंतित दिखाई दे रही है। वे दोनों लंबे समय से कंपनी में एक साथ काम कर रही थी, एक दूसरे से अपनी सभी बातें साझा करती थी। इसलिए कविता ने पूछा, क्या बात है नीता, दिल्ली जाने में कोई परेशानी है क्या? क्या बताओ यार, मेरे पति इस समय मुंबई ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं और बीच में आ नहीं सकते। बच्चों को किसके भरोसे छोड़कर जाऊं? तो मना कर दे, आखिर बच्चे अकेले तो नहीं रह सकते ना। तो नीता बोली, बार बार ऐसा भी तो नहीं कर सकती यार, पिछले बार मैं मना कर चुकी हूँ। दोनों बच्चों के टेस्ट भी अगले हफ्ते हैं, अन्यथा मम्मी के घर ही छोड़ देती। तो तू ऐसा करना कि मम्मी को यहाँ बुला ले, कविता ने सुझाव दिया। नीता ने तुरंत माँ को फोन लगाया। फोन स्पीकर पर था। माँ बोल रही थी, बेटा तेरे पापा बहुत बीमार है, उन्हें तेज बुखार है, उन्हें ऐसे में छोड़कर कैसे आ सकती हूँ मैं? अच्छा माँ, ठीक है, तुम पापा का ध्यान रखना। सॉरी सॉरी बेटी नीता, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। नीता की आंखों की कोरे गीली हो गई। बॉस के गुस्से के बारे में सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। नीता के मुंह से हठात निकला, कविता तू बहुत भाग्यवान है, मुझे तो कभी कभी तुझसे बड़ी ईर्ष्या होती है। आजकल तेरे पति का डेपुटेशन भी दूसरे शहर में है, लेकिन तुझे कोई चिंता नहीं है। बाहर के सब काम तेरे ससुर जी ने संभाल रखे हैं और घर के सारे काम सास जी ने, यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई भी। और तू निश्चिंत होकर आराम से नौकरी कर पाती है। यह तो है, टचवुड, कविता ने कहा। पर नीता, तू हमेशा से सास ससुर के साथ रहना बंधन मानती थी। यह नजरिया भी तो ठीक नहीं है। हम तो अपनी नौकरी के कारण बच्चों को जितना समय देना चाहिए वो दे नहीं पाते। बड़ों के साथ रहने से जहाँ बच्चों का विकास भी अच्छा होता है, मानसिक भी, वहीं बुजुर्ग भी बेटे बहू पोते पोतियों के साथ रहकर अधिक प्रसन्न और स्वस्थ रहते हैं। नीता को यह सुनकर थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बोली, लेकिन वे लोग जिस तरह से टोकते रहते हैं, लगता है जैसे हम अपने हिसाब से उनके साथ में रहते हुए जी नहीं सकते। यहाँ तक कि हमारे रहन सहन और बच्चों के पालन पोषण के तरीकों पर भी टीका टिप्पणी करते हैं। दम घुटने लगता है ऐसे माहौल में मेरा। नीता पुरानी याद करके क्रोध के आवेश में आ गई और उसके मुंह में कड़वाड़ घुल गई थी। अरे तो असहमति कहाँ नहीं होती नीता, मतभेद तो होते ही हैं। फिर यहाँ तो जनरेशन गैप भी होता है। क्या पति के साथ कभी हमारा मतभेद नहीं होता? इसका अर्थ यह तो नहीं कि हम पति से अलग रहने लगे। फिर यह भी सोचने वाली बात है कि जो माँ बाप अपने आप को मिटाकर बच्चों के जीवन को खुशहाल बनाते हैं, बच्चे उन्हें वृद्धावस्था और बीमारी में अकेलेपन और लाचारी का अभिशाप भोगने को छोड़ दें। आखिर हमारा बच्चों के साथ साथ माँ बाप के प्रति भी कोई कर्तव्य है कि नहीं? कविता की बातों का नीता पर असर होने लगा था। दोनों ही पक्ष अगर समझदारी से काम ले और स्वार्थ तथा अहम के स्थान पर एक दूसरे के दुख सुख का प्यार से ध्यान रखें, तो जीवन में आने वाली दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान करने के लिए तुम्हारी तरह जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे परिवार के सब लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं, केवल अपने लिए नहीं, कविता ने अपनी बात रखते हुए कहा। नीता को तो जैसे अंधेरी सुरंग में से रोशनी वाली राह मिल गई। कविता की बातों को सुनकर अपने व्यवहार पर लज्जित होते हुए बोले, तुम्हें याद है ना, एक बार मेरे सास ससुर यहाँ कुछ दिन रहे थे, लेकिन मैं उनकी छोटी छोटी बातों पर ही चिढ़ जाती थी। ना वे खुश रह सके, ना हम लोग। आज मुझे अपना व्यवहार कैसा बचकाना सा लग रहा है। वह फिर जैसे मन ही मन कुछ निश्चय करते हुए बोली, मैं आज ही अपने पति से बात करके
आज ही मम्मी पापा को आग्रह करूंगी कि वे लोग यहीं रहने आ जाए। चलो ठीक है, देर से ही सही, तुम्हें बात तो समझ में आई। कविता नाटकीय अंदाज में कहने लगी। अब भी देर नहीं हुई है, शुभ से शीघ्रम, ईश्वर तुम्हारे मिशन को कामयाब करे। अब तो मैं भी अपने सास ससुर के साथ ही रहूंगी और उनका पूरा ध्यान भी रखूंगी, नीता ने दृढ़ स्वर में कहा और सास ससुर को बुलाने के लिए फोन करने लगी। मित्रों, उम्मीद है निश्चय ही यह कहानी आपको बड़ी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पे अगर सब्सक्राइब न किया हो तो अब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक विदा।